वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 17 मई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल प्रवेग फील्ड पैक के बारे में है। देखिए, आज का जो वॉरफेयर है या जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो एक टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर है। जब एक सोल्जर या फिर एक बटालियन, एक टुकड़ी लड़ाई के मैदान में उतरती है तो उतरती है कई सारे टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स के साथ, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के साथ। अब हर जगह हमें पावर सोर्स तो मिलने से रहा, जहां हम अपने इन सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को चार्ज करते रहें। इन दैट केस हमें चाहिए होता है उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग बैटरी बैकअप या फिर काइंड ऑफ पावर बैंक, जिसकी मदद से हम उसे चार्ज कर सकें। प्रवेग फील्ड पैक इसी संबंध में एक अपडेट है। बेंगलुरु बेस्ड वेंचर ने हाल ही में एक रग्ड टैक्टिकल बैटरी तैयार की है, जिसके माध्यम से हम कई सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को चार्ज कर सकते हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि इसे नाटो को बेचा जाएगा और यूरोपियन फोर्सेस को भी। हैवी ड्यूटी पावर बैंक की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये पोर्टेबल है, मतलब इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। बहुत भारी भी नहीं है, महज 14 किलोग्राम का है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने वाली अगर कोई बैटरी है, कोई पावर बैंक है, तो 14 किलोग्राम एक भारी वेट नहीं कहा जाएगा। इसकी काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटी हो सकती है, जहां पर हम मॉडर्न मिलिट्री के डिजिटली कनेक्टेड इक्विपमेंट्स को इसके जरिए चार्ज कर पाएंगे। और जो स्पेशल फोर्सेस के पर्सनल्स हैं, इसका इस्तेमाल वो हाई रिस्क जोन में कर पाएंगे बैटरी बैकअप के तौर पे। ये जो बैटरीज हैं, इन्हें इस तरीके से डिज़ाइन और इंजीनियर किया गया है कि एक तो अच्छी इफिशियंसी दें, फर्दर ये इंडिया में ही बनाए गए हैं, तो ये एक और स्पेसिफिकेशन हो जाती है। यहाँ पर देखिए, अगर आप कैपेसिटी की बात करें तो ये एक मैकबुक को, यानी कि एप्पल के लैपटॉप को 60 बार चार्ज कर सकता है। अच्छा खासा बैकअप है इस 14 केजी के पावर बैंक में। इसकी सप्लाई एक मेजर शिफ्ट होगा डिफेंस लैंडस्केप में जो इंडिया का है उसमें। अभी तक हम अक्सर टेक्नोलॉजिकल डिफेंस इंडस्ट्री में इंपोर्टर की तरह काम करते रहे हैं, लेकिन अब हम एक्सपोर्टर का रोल प्ले करने को तैयार हैं। जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं वो फील्ड ड्यूटी में इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। रिमोट सेंसर्स को डिप्लॉय करने में भी इससे मदद मिलेगी। यहाँ पर देखिए, जो बड़े मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि ड्रोन्स, उन्हें भी इससे चार्ज किया जा सकेगा। फर्दर हम इसके माध्यम से मल्टीपल वेपन सिस्टम को भी डिप्लॉय कर पाएंगे। सो ये बातें हो गई प्रवेग फील्ड पैक के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल थॉमस कप के बारे में है। इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट रहा जब इंडिया ने पहली बार थॉमस कप का टाइटल अपने नाम किया, और हमने ऐसा करते वक्त 3-0 से इंडोनेशिया को हराया। थॉमस कप फाइनल इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ही था। बहुत ही लैंडमार्क विक्ट्री रही ये इंडिया के लिए। मैं आपको बता दूं कि थॉमस कप के 30 एडिशंस हो चुके हैं, जिनमें से 14 इंडोनेशिया ने जीते हैं, और अभी तक इंडिया के पहले केवल 5 ऐसे देश थे जिन्होंने कभी न कभी इस खिताब को अपने नाम किया था। तो मतलब 30 टूर्नामेंट्स और 14 बार का विजेता इंडोनेशिया, उसे हराकर इंडिया ने ये कप पहली बार अपने नाम किया, और वो 6वां देश बन गया जिसके पास थॉमस कप है। थॉमस कप बेसिकली इसे कई बार वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप कहा जाता है। ये एक बैडमिंटन कंपटीशन है, इंटरनेशनल बैडमिंटन कंपटीशन है। कई दफ़ा चूंकि काफ़ी सिग्निफिकेंट कंपटीशन होता है, तो इसे बैडमिंटन का वर्ल्ड कप भी कह दिया जाता है। इसमें वो सभी टीम्स खुद को रिप्रेजेंट करती हैं जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का पार्ट है। पहला टूर्नामेंट इसका 1948-49 में हुआ, और उसके बाद से हर 2 साल में एक बार इस टूर्नामेंट को आयोजित किया जाता है। सर जॉर्ज एलन थॉमस का ये आइडिया था, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल इंग्लिश बैडमिंटन प्लेयर रहे थे 1900 के दशक में। उन्होंने ये कहा कि इस प्रकार का कोई होना चाहिए टूर्नामेंट, और ये टेनिस का जो डेविस कप है उसी से इंस्पायर्ड है। हर 2 साल में एक बार इस टूर्नामेंट को आयोजित किया जाता है। जय टोल्ड यू कि इसके 30 टूर्नामेंट्स हो चुके हैं, जिनमें से 14 बार इंडोनेशिया जीता है और भारत पहली बार इस खिताब को जीत पाया है। तो डेफिनेटली बहुत ही सिग्निफिकेंट विक्ट्री है और प्राउड मोमेंट है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए जानकारी है, आप जीएस फाउंडेशन कोर्सेज 2023 के लिए अवेल कर सकते हैं ओनली आईएएस से। ये कोर्सेज आपके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में ही अवेलेबल हैं। अभी तक ओनली आईएएस ने ऑनलाइन कोर्सेज ही आप तक पहुंचाए हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटेटिव रहे हैं, लेकिन अब ऑफलाइन बैचेस लॉन्च की जा चुकी हैं। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू दिल्ली, या फिर आप दिल्ली में हैं ही, तो ओल्ड राजेंद्र नगर में जो सेटअप है पूरा ओनली आईएएस का, वहाँ पर आप ऑफलाइन क्लासेस भी अवेल कर पाएंगे। आप इस संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं, यू हैव दिस कॉन्टैक्ट नंबर, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं, दैट इज ऑन info@onlyas.com। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि जमैका के बारे में है। हाल ही में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी 2 स्टेट के विजिट पे गए, जो कि कैरेबियन कंट्रीज हैं, जमैका और सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस, अगर मैं सही प्रोनाउंशिएट कर रहा हूँ तो देखिए जमैका की लोकेशन यहाँ पे है।
ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका का रीजन, और यहाँ पे एक आइलैंड कंट्री है जमैका। ठीक है, यहाँ पर आपको लोकेशन सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस की भी मिल जाएगी, ये लोकेशन है उसकी। ठीक है, जमैका की बात करें तो कैरेबियन सी में एक आइलैंड कंट्री है। तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रेटर एंटीज कह लीजिए या फिर कैरेबियन रीजन कह लीजिए। पहला ऑब्वियसली क्यूबा एंड दूसरा हिस्पैनियोला। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है जमैका। किंगस्टन इसकी कैपिटल है और सबसे बड़ी सिटी भी है। इंडिया जमैका रिलेशंस की बात करें तो प्रेसिडेंट की ये बहुत ही हिस्टोरिक विजिट है, जहां पे वो एक सड़क का उद्घाटन भी करेंगे जो कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे है। फर्दर एक गार्डन भी इंडिया जमैका फ्रेंडशिप को डेडिकेट किया गया है। ये पहली विजिट है जहां पर इंडिया के किसी भी प्रेसिडेंट ने जमैका को विजिट किया। इंडिया और जमैका काफ़ी पुराने और अच्छे संबंध रखते हैं, हमारी अच्छे हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं। दोनों ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑप्ट करते हैं, दोनों के पास कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप है। इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल दोनों ही कंट्रीज में मैसिव स्केल पे होता है और दोनों ही देश क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑफ कॉमन, जिसके बेसिस पर हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं। रेगुलर बायलैटरल टूर्नामेंट्स भी होते रहते हैं इंडिया वेस्ट इंडीज के बीच में। जमैका इज ऑब्वियसली पार्ट ऑफ दैट टीम। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल देव सहायम पिल्लई जी के बारे में है। देव सहायम पिल्लई जी को अभी हाल ही में संत की उपाधि दे दी गई है। उन्हें सेंट डिक्लेयर किया जा चुका है पोप फ्रांसिस के द्वारा वेटिकन सिटी से। जानते हैं देव सहायम पिल्लई जी के बारे में। इन्होंने खुद को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था 18th सेंचुरी में। किंगडम ऑफ त्रावणकोर में तब ये थे। देव सहायम जी पहले इंडियन लेमेन बने जिन्हें की अभी सेंटहुड जो है वो दिया गया। देव सहायम पिल्लई जी के बारे में अगर बात करें तो 1712 में इनका जन्म हुआ था। तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे एक गांव है नतालम, वहां पर ये अपर कास्ट जो फैमिली है वहां पर इनका जन्म हुआ था। प्रीस्टली क्लास से बिलोंग करते थे। नीलाकंडा पिल्लई तब इनका नाम हुआ करता था। 1745 में इन्हें बैप्टाइज किया गया। बैप्टिज्म एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाता है या कोई भी व्यक्ति क्रिश्चियनिटी को स्वीकार करता है। और क्रिश्चियनिटी स्वीकार करने के बाद इन्होंने अपना नाम लजारुस रख लिया था, जिसका मतलब होता है गॉड इज माई हेल्प। इनके कन्वर्जन का डेफिनेटली मैसिव स्केल पर विरोध हुआ। जो नेटिव रिलीजन के लोग थे, हिंदू धर्म के लोग थे, इन्होंने इसका विरोध किया। कई सारे फाल्स चार्जेस भी इनके ऊपर इम्पोज किए गए, ट्रिजन और एस्पियोनेज के। और रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन में जो इनका रोल हुआ करता था उसे भी खत्म कर दिया गया। ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, उसका सख्ती से विरोध करते थे और उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई भी लड़ी, जिसके बाद इन्हें काफ़ी परसिक्यूट किया गया और अंततः इनकी हत्या भी कर दी गई। 14 जनवरी 1752 देव सहायम जी को मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। इन्हें लार्जली या वाइडली मार्टायर या शहीद के तौर पे देखा जाता है। इनके जो मॉर्टल रिमेन्स हैं वो आपको सेंट फ्रांसिस जेवियर का जो कैथेड्रल है कोट्टर नगरकोइल में, वहाँ पर मिल जाएगा। वेटिकन सिटी ने 2012 में इनके मार्टाइडम को रिकॉग्नाइज किया, एक बहुत ही रिगरस प्रोसेस के बाद। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कन्हेरी केव्स के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, कल्चर एंड डोनर ने अभी हाल ही में इनॉग्रेट की कुछ एमिनिटीज़ को जो कि कन्हेरी केव्स के पास है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ऐसा किया गया। कन्हेरी केव्स ग्रुप है एक केव्स का, रॉक कट मॉन्यूमेंट्स का, जो कि बेसाल्ट क्रॉप को कट करके तैयार किया गया है। ये आपको संजय गांधी नेशनल पार्क का जो फॉरेस्ट वाला एरिया है वहाँ पर मिल जाएगा। इसके पहले जो फॉर्मर आइलैंड ऑफ सेलिसिट हुआ करता था वहाँ पर ये पूरी लोकेशन आपको मिलेगी मुंबई के वेस्टर्न आउटस्कर्ट में। जो कन्हेरी केव्स हैं यहाँ पर आपको 110 डिफरेंट रॉक कट मोनोलिथिक एक्सकेवेशंस मिलेंगे। मोनोलिथिक का मतलब होता है कि एक ही रॉक को कट करके कोई जो स्ट्रक्चर है वो तैयार कर दिया जाए। और अगर आप एक्सकेवेशंस के दृष्टिकोण से बात करें तो ये लार्जेस्ट सिंगल एक्सकेवेशन है जो एक ही जगह पे खूब सारे एक्सकेवेशंस किए गए हैं। जो एक्सकेवेशन है वो बुद्धिज्म का जो हीनयान फेज रहा उस दौरान के हैं, उसी दौरान स्ट्रक्चर्स को तैयार किया गया। हालांकि कुछ आर्किटेक्चरल स्टाइल हमें महायान से भी एसोसिएटेड मिलती है और कुछ पेंटिंग्स हमें वज्रयान ऑर्डर की भी मिलती हैं। कन्हेरी जो शब्द है ये कान्हगिरी, ये जो प्राकृत लैंग्वेज का शब्द है जिसका जिक्र हमें नासिक इंस्क्रिप्शन में भी मिलता है। ये इंस्क्रिप्शन सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलमावी जी का है, तो वहां पर भी ये नाम मिलता है कन्हगिरी, वहीं से ये वर्ड कन्हेरी निकला हुआ है। यहाँ पर हमें बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स भी मिलते हैं, रिलीफ कार्विंग मिलती हैं, पेंटिंग इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जो 1 सेंचुरी से 10वीं सेंचुरी के बीच के माने जाते हैं। फॉरेन ट्रेवलर्स ने भी इन केव्स का जिक्र किया है। फाहियान जो कि इंडिया को विजिट करता है 399 से 411 सीई सेंचुरी के बीच में, उन्होंने कन्हेरी केव्स का जिक्र किया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऊंच मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में है।
हाई लेवल की मीटिंग हुई अभी जल शक्ति मिनिस्ट्री की, जहां पर ऊज जो पर्पस प्रोजेक्ट है उसके काम को रिव्यू किया गया कि वो बढ़िया चल रहा है कि नहीं। मैं आपको बता दूं कि जो ऊज ऊज है ये रावी नदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। देखिए, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलुज, जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके तहत इंडस, झेलम, चेनाब का पानी पाकिस्तान को जाता है। हालांकि 20% पानी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे रावी, बियास, सतलुज ये तीनों नदियां भारत के पास हैं। हालांकि पानी को तो आप रोक नहीं सकते, इसीलिए जो पानी हमें मिला भी है हम उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर पाते नहीं हैं, वो बह के चला जाता है पाकिस्तान और बाकी के एरिया में, अल्टीमेटली समंदर में जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बना के एटलीस्ट जो पानी हमें इंडस वाटर ट्रीटी के तहत मिला है उसका इस्तेमाल करें। तो जो ऊज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है वो इसी दिशा में एक प्रयास है, जहाँ पे हम इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो भी हमें राइट्स मिले हैं उनका हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकें और पानी का बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएँ। जम्मू एंड कश्मीर में रिवर ऊज के ऊपर कठुआ डिस्ट्रिक्ट में इस पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी के चले जाने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद ये पद खाली पड़ा हुआ है। इस पद पे किसी और व्यक्ति को आना चाहिए। गवर्नमेंट इस पूरे कॉन्सेप्ट को रीअसेस कर रही है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इसे अच्छे से एसेस कर रहा है, बिकॉज जो पद है उसमें कई तरीके की ओवरलैपिंग है। इनके जो फंक्शंस हैं, वो जो 3 हेड्स हैं हमारी आर्मी विंग्स के या जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ कुछ इनके रोल्स जो हैं या ड्यूटीज़ जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं या फिर ओवरलैप करते हैं, वी कैन से। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि इस पद को कैसे रीफ्रेम किया जाए, इसमें क्या पावर्स एंड ड्यूटीज़ इनकॉर्पोरेट की जाए। इन्हीं सब पे जद्दोजहद बातचीत चल रही है। दैट इज़ द रीज़न कि अभी तक नए सीडीएस अपॉइंट नहीं हुए हैं एंड दैट इज़ द कॉज ऑफ डिले। देखिए, सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को के लिए। कारगिल रिव्यू कमेटी ने 1999 में सजेस्ट किया था कि आपके पास 3 सिक्योरिटी विंग्स हैं, नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी। इनके बीच में कोऑर्डिनेशन में कई दफा कमी देखी जाती है, तो कोऑर्डिनेशन को स्टैब्लिश करने के लिए एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होना चाहिए। इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद को बनाया गया। ये 4 स्टार जनरल होते हैं जो कि परमानेंट चेयरमैन होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एक कमेटी होती है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 विंग्स के चीफ भी मेंबर होते हैं, जैसे नेवी, एयरफोर्स और आर्मी। इनके चीफ भी इसके मेंबर होते हैं और इसके चेयरमैन होते हैं सीडीएस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो कोर फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये तीनों जो मिलिट्री या नेवी, आर्मी है, इनके बीच में एयरफोर्स जो है, इनके बीच में एक कॉपरेशनल सिनर्जी बनी रहे। कंडीशंस की बात करें तो एक बार अगर कोई सीडीएस बन गया तो किसी गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता। पद को छोड़ने के बाद भी ये कोई प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते, कम से कम 5 सालों तक पद को छोड़ने के बाद बिना प्रायर अप्रूवल के सरकार के। जो सीडीएस है वो सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होते हैं सरकार के लिए। वो इंश्योर करते हैं कि हमारी जो तीनों सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो आपस में बेहतर तरीके से इंटीग्रेट कर सके। ये पीएम लेड जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होती है उसके लिए भी एडवाइजर होते हैं। न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना है, नहीं करना है, कब करना है, उसके लिए भी एडवाइस करते हैं। प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होते हैं डिफेंस मिनिस्टर के लिए और परमानेंट चेयरमैन भी होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए। सीडीएस मेंबर होते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के, मतलब जो भी हथियारों की खरीद होती है उसमें भी इनका बहुत बड़ा से होता है और डिफेंस प्लानिंग कमेटी का भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। तो कुल मिला के बहुत ही महत्वपूर्ण पद हो जाता है इंडिया के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। तो इनके रोल्स एंड जो अफर्मेशंस हैं उनको लेकर फिर से विचार विमर्श चल रहा है। रिविजन करते हैं। प्रवेग फील्ड पैक, ये एक रैपिड डायग्नोस्टिक किट है कोविड-19 के लिए, गलत है। काइंड ऑफ पावर बैंक है। थॉमस कप फुटबॉल से रिलेटेड है, गलत है। बैडमिंटन से रिलेटेड है। जमैका आइलैंड कंट्री है कैरेबियन सी में, सही है। कनेरी केव्स आंध्र प्रदेश नहीं, मुंबई के वेस्टर्न आउटस्कर्ट में, महाराष्ट्र में, तो ये गलत हो गया। ऊज रिवर रावी की ट्रिब्यूटरी है, दैट्स ट्रू। तो हमारा ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ, वहां पे जाइए और इसे डाउनलोड करके रिविजन करिए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।